हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है जहां हम बात करते हैं देश दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पे। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे भारत अमेरिका संबंध और प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिकी यात्रा के क्या मायने हैं, उसको पूरी तरीके से समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि मणिपुर में लगा है राष्ट्रपति शासन, उसके क्या एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे। इकोनॉमी से एक बहुत अच्छी खबर आई है तो हम इकोनॉमी के एस्पेक्ट को भी देखेंगे। इन्वायरमेंट से एक वार्निंग आई है तो वो क्या वार्निंग है उसको समझेंगे। और लास्ट में बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार फिल्म जो कि आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के अमेरिकी दौरे के बारे में और उसके क्या क्या मायने हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के अमेरिकी दौरे पे थे, जो दौरा अब समाप्त हो चुका है। तो उस दौरे पे क्या क्या हुआ, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए। ये ट्रंप के द्वारा एक तरीके से इन्विटेशन पे अमेरिका गए थे। और जब से अमेरिका में नई सरकार बनी है तब से भारत और अमेरिकी संबंधों को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे उस पर मतलब एक तरीके से स्पेकुलेशन की जा रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे सवालों के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका पहुंचे। और ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि भारत अमेरिका संबंध को एक तरीके से फिर से पटरी पे कैसे लाया जाए और भारत अमेरिका संबंध को फिर आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे बात होनी जरूरी थी। क्योंकि जब से ट्रंप सरकार आई है, 2-3 मुद्दों पे अमेरिका के बीच एक तरीके से एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसमें क्या क्या मुद्दे हैं, जाहिर सी बात, सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ है, फिर इलीगल इमिग्रेंट्स है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो खैर, पहले हम उस यात्रा की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका पहुंचे, जहां जाहिर सी बात है उनका स्वागत किया गया। ये सारी बातें आपको मीडिया में देखने को मिलेंगी कि ट्रंप ने किस तरीके से हाथ मिलाया, गले मिले, बोला कि को मिस करते हैं, कुर्सी खींची बैठाई। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में इन सब का कोई मतलब नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। मतलब जो होता है वो होता है कि रिटर्न में क्या क्या अग्रीमेंट हुए। तो हम उस पर आज बात करेंगे। देखिए, भारत अमेरिका संबंध बहुत प्रगाढ़ संबंध है। भारत अमेरिका संबंधों के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कई समस्याएं भी है, लेकिन इसमें बहुत सारी संभावनाएं भी है। तो हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मीडिया में 24 घंटे ये चीजें दिखाई जाती है, खैर उनको फुटेज चाहिए, तो ये वास्तव में इंटरनेशनल रिलेशन में इसका कोई खास वैल्यू होता नहीं है। वो कैसे नहीं होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ी देर में समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं भारत और अमेरिका संबंध में, जो अभी बहुत ज्यादा खुलकर सामने आई हैं। देखिए, जो सबसे पहली समस्या है वो है टैरिफ्स को लेकर। ट्रंप सरकार टैरिफ्स को लेकर के पूरी दुनिया से एक तरीके से अपना ऐलान कर चुकी है कि अब अमेरिका ज्यादा टैरिफ बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन का यह कहना है कि अमेरिकी प्रोडक्ट पे दुनिया भर में, विशेष तौर से जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, उन्होंने बहुत सारे टैरिफ्स लगाए हैं। इसके वजह से जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में उस मात्रा में नहीं बिक पाते जैसे बाकी दुनिया का प्रोडक्ट अमेरिका में बिक पाते हैं। इसलिए उन्होंने लगभग सभी देशों पे जहां से उनका व्यापार घाटा है वहां टैरिफ लगाने की बात की है। और मोदी जी की इस यात्रा से ठीक एक दिन पहले ट्रंप ने उस बिल पे भी साइन कर दिया जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ बिल, जिसके तहत अमेरिका अब रेसिप्रोकेट एक तरीके से उन देशों पे टैरिफ लगा उन देशों पे उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना वो देश अमेरिकी प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा। मोदी जी की यात्रा से पहले एक बहुत बड़ा स्टेप था, तो इसको लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशन किए जा रहे थे कि भाई ये इससे भारत को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है। हालांकि अमेरिका ने स्पेसिफिक तौर पे भारत के खिलाफ कोई टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन इस बिल में तमाम देशों की बात की गई है कि उन पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसमें भारत आता है। तो इसको लेकर के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन गवर्नमेंट में क्या नेगोशिएशन होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पर मोदी जी ने अपने एक जवाब में कहा कि ये एक लंबी प्रक्रिया और भारत इस पर काम करने को तैयार है। मतलब मोटा मोटा आप बात ये समझिए कि भारत भी बहुत सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स है उनमें टैरिफ को लेकर थोड़ा सा नेगोशिएट करने की स्थिति में अब आएगा। और भारत हो सकता है कि बहुत सारे जो अमेरिकन प्रोडक्ट है उन पे टैरिफ धीरे धीरे कम करे ताकि चीजों को बैलेंस किया जा सके। दूसरा जो मुद्दा है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले 104 लगभग भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया, और जिस तरीके से भेजा गया वो बहुत ही ऑब्नॉक्सियस, एक तरीके से खराब तरीका था, गलत जेस्चर था अमेरिका का। और अमेरिका लगभग 100 और भारतीयों को उसी तरीके से डिपोर्ट करने के मतलब प्रयास में है। तो इस पे जरूर बात होगी। हालांकि भारत इस पे अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन को हम प्रमोट नहीं करते, और अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेशन है, इलीगली वहां पे गया हुआ है, हम उसको भारत में लाने के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे। ये एक तरीके से भारत ने कंसीड किया कि हाँ, इलीगल इमिग्रेशन एक समस्या है और अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ हम मिलकर काम करेंगे। ये भी एक देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस पर कैसे नेगोशिएशन करती है। तीसरा जो मुद्दा है, जो समस्या का मुद्दा है, वो भारत और रशिया संबंध है।
दरअसल जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से अमेरिका ये लगातार प्रयास कर रहा है कि भारत रसिया को सपोर्ट न करे बल्कि अमेरिका को सपोर्ट करे, यूक्रेन को सपोर्ट करे। लेकिन भारत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि चूंकि रसिया से हमारे बहुत ही पुराने और विश्वसनीय संबंध है, प्लस भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशियन से अपना आर्म्स और एम्यूनेशन खरीदने में, इसलिए भारत अपने संबंध रशिया से खराब नहीं कर सकता। और भारत ने एक तरीके से न्यूट्रलिटी की पोजीशन ली हुई है। हालांकि भारत रशिया से बड़े पैमाने पे ऑयल परचेज कर रहा है, जो ये सिग्नल देता है कि भारत इस युद्ध में रशिया की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। हालांकि ट्रंप ने इसको लेकर के कोई खास टिप्पणी नहीं की है, जबकि ट्रंप इसके पक्षधर है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो समाप्त होना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने ये बात कही है कि चाइना एंड इंडिया आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, मतलब दे कैन इफ दे ट्राई दे कैन स्टॉप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन हाँ, भारत रशिया संबंध एक तरीके से अमेरिका की आंखों में खटकता तो है, ये तो बात जायज है। तो ये कुछ जो समस्याएं वाली बिंदु हैं जहां भारत अमेरिका को लेकर के टकरा है। बाकी WTO में कुछ पेटेंट्स को लेकर वो बहुत ज्यादा एक तरीके से पब्लिक परसेप्शन में नहीं है, पब्लिक टॉकिंग में नहीं है। लेकिन संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है। संभावनाएं क्या है? संभावनाएं इकोनॉमी को लेकर के है। जैसे भारत अमेरिका संबंध में 2024 के डेटा के अनुसार लगभग 129 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है दोनों देशों में। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को लेकर कन्विंस्ड है कि अगर हम लगातार काम करें तो आने वाले 5 सालों में यानी बाई 2030 इंडिया एंड यूएस ट्रेड विल रीच टू 500 बिलियन डॉलर, और उसमें भारत 300 या 300 प्लस बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका में बेचेगा, यानी भारत को ज्यादा फायदा होगा। जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और अमेरिका को भी इकोनॉमिक इससे फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़े संभावना के द्वार है जहां भारत अमेरिका को काम करना चाहिए। और इकोनॉमी सबसे बड़ा एक तरीके से पॉइंट होता है दो देशों के संबंध के बीच में। तो ये एक बड़ी संभावना है। जो दूसरी संभावना है वो है डिफेंस परचेजिंग को लेकर के। देखिए, भारत सिप्री जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड पीस है, उसके डेटा के अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। हालांकि भारत इसको बहुत ही डाइवर्सिफाई कर रखा है। भारत एक बड़ा चंक रशिया से खरीदता है, फ्रांस से खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, और पिछले लगभग 1.5 दशक में अमेरिका से भी भारत ने बड़े मात्रा में हथियार खरीदना शुरू कर दिया है। तो अमेरिका चाहता है कि जो भारत ये हथियार खरीदता है उसका बड़ा हिस्सा वो अमेरिका से खरीदे। लेकिन अमेरिका में चूंकि बहुत सारे ऐसे कानून है जहां बहुत सारे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जो उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका भारत को नहीं बेच पाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटीज है जिसपे भारत अमेरिका के अभी सिग्नेचर्स नहीं है, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब अमेरिका तैयार हो गया है कि भारत को F-35 विमान बेचेगा। तो ये भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से 5th और 6th जनरेशन के प्लेन बना रहा है, तो वो एक तरीके से उस परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए, परसेप्शन को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि भारत भी इस तरीके के उन्नत किस्म के हथियार या फिर एरोप्लेन भारत में हो। देखिए, भारत का जो DRDO है वो पूरी तरीके से विफल रहा है फाइटर जेट बनाने में और ड्रोन बनाने में। हमने तेजस और ध्रुव नामक दो, एक फाइटर जेट और एक हेलीकॉप्टर बनाया, पर वो अभी तक उस मात्रा में सक्सेस नहीं दिखा है। तो ये भारत के लिए जरूरी है कि भारत F-35 अमेरिका से खरीदे। लेकिन खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, खरीद सकता है इंडिया, लेकिन इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए कि खरीदने से ज्यादा बेहतर होगा कि खरीदे प्लस ये भी डील करे ये सारे जो F-35 फाइटर प्लेन है वो ज्यादातर चीजें उसकी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो। उससे क्या होगा, इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक जिज्ञासा बढ़ेगी और वो टेक्नोलॉजी भारत में आएगी, जिससे भारत भी भविष्य में इंडिजिनस इस तरीके के उपकरण बना सकता है, जिससे भारत एक तरीके से डिफेंस के फील्ड में इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो देखिए अब इस पे क्या फुल इस पे क्या समरी आती है, ये देखने के बाद पता चलेगा। जो तीसरा संभावना है जिसमें दोनों देश काम कर सकते हैं वो है टेररिज्म को लेकर। इस बार ट्रंप ने खुलेआम तौर पर कहा कि जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है, जिससे पूरी दुनिया के लिए मेनस है और भारत और अमेरिका भी इससे बहुत बड़ी मात्रा में अफेक्टेड है, तो इस पे भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और इसी के तहत जो तहाउर राणा है, जो मास्टरमाइंड है 2008 के जो मुंबई अटैक हुआ था, उसको लेकर के भारत में उसको भेजने की तैयारी चल रही थी। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। अगर ये डेवलपमेंट हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हुई है भारत और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा भारत अमेरिकी संबंध जो मजबूत है उसके बहुत सारे आधार है,
उसके कई आधार, जैसे लगभग 51 लाख से भी ज्यादा भारतीय अमेरिका में रहते हैं, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया जो इंडियन अमेरिकन है वो कम्युनिटी सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है, यानी सबसे ज्यादा कमाती है। जाहिर सी बात है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, तो ये अमेरिकन इकोनॉमी में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है। ये एक बहुत बड़ा यूएस इंडिया रिलेशन में एक तरीके से बहुत मजबूत आधार है। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर डील हो चुका है इंडिया के साथ, और बहुत सारे और एग्रीमेंट हो चुके हैं, जैसे कि लेमोआ है, कॉमकासा है, बेका है, जिसके तहत अलग अलग सेक्टर में भारत और अमेरिका एक साथ काम करते हैं। वो नेवी का सेक्टर हो सकता है, वो लॉजिस्टिक का हो सकता है, वो एक तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग का हो सकता है। तो भारत अमेरिका संबंध बहुत प्रगाढ़ है। इसके अलावा बहुत सारे फोरम का भी भारत और अमेरिका एक साथ, जैसे कि क्वाड एक ग्रुप है जिसमें भारत और अमेरिका एक साथ है। इसके अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया है, प्लस I2U2 भी में भी अमेरिका और इंडिया एक साथ हैं। तो अमेरिका संबंधों के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत अमेरिका संबंध बहुत स्ट्रांग। तो कुछ समस्या है जिसको दोनों देशों को एक तरीके से मिल बैठ के एड्रेस करना पड़ेगा, और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं होते, वो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर, बहुत सारे इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। अब चूंकि हमारे मीडिया में और हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में इस तरीके की बातों को समझने का कोई खास स्कोप है नहीं, तो इसीलिए कुछ लोग बेहुदा ट्वीट करते हैं। जैसे कि ट्वीट पढ़िए, ये पत्रकार है रूबिका लियाकत जी, ये मतलब किसी को मॉक कर रही हैं इस बातों से। भाई ठीक है, बाकी लोग दुखी और आप खुश हो ना, खुश हो तो लड्डू बांट दो 2 किलो फिल्म सिटी में। और सिर्फ ये नहीं, आप देखिए ये है कि सुप्रिया सिन्नेत है, मतलब इनके इस बात का जवाब मोदी जी ने खुद दिया, पहले आप सुनिए। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इस तरीके की वाहियात चीजें चलती रहती है। कांग्रेस को पहले डुबाने में कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, इन लोगों ने बड़ा योगदान दिया। अब कुछ ऐसे लोग भी योगदान दे रहे हैं। खैर हम राहुल गांधी को क्या बोले, वो खुद ही बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं कांग्रेस को डुबाने में। खैर जो भी हो, तो ये एक मामला था भारत और अमेरिका संबंधों को लेकर। इस पर और जो भी अपडेट होगी, आप इस पूरे परिदृश्य में, इस पूरे बैकग्राउंड के साथ अगर आप आगे समझेंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगली खबर है मणिपुर से, जहां अब राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। अजय कुमार भल्ला जो वहां के राज्यपाल है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि भाई अब यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है वो मेंटेन करना मुश्किल है, और उन्होंने रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को दी है। और राष्ट्रपति जी ने 356 जो आर्टिकल 356 है उसका प्रयोग करते हुए प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया है मणिपुर में, क्योंकि इसको पता होगा इसके पहले जो वहां के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो एक तरीके से वहां पे कोई प्रशासक नहीं था, तो ये स्थिति बननी थी। भाई जो काम आज हुआ ना, अगर यही काम आज से 21 महीने पहले हो गया रहता, तो जितने वायलेंस देखने को मिला, ये जो हार्ट रेंचिंग इमेजेस देखने को मिले, वीडियोस देखने को मिले, ये शायद कम देखने को मिलते। पर एक तरीके से सरकार की नाकामयाबी कहिए, एक तरीके से बेवकूफ़ी कहिए, या अनअवेयरनेस कहिए, कि सरकार ने उस समय इस तरीके का डिसीजन नहीं लिया। लोगों में आउटरीच था, चीज़ें उस समय मुख्यमंत्री के खिलाफ थी, मुख्यमंत्री को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। वहां जो कुकी और मैतेई जो कम्युनिटी है, जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है वायलेंस की, उसको सरकार ने संजीदगी से नहीं लिया, और वो बहुत ही गलत तरीके से अनफोल्ड हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए। तो खैर शुक्र है कि चीजें अब तक ठीक है, और हम उम्मीद करेंगे चीजें आगे भी और बेहतर हो। फॉर गॉड सेक भारत सरकार, हमारी मीडिया कम से कम मणिपुर को अब भारत का एक प्रोमिनेंट हिस्सा समझे। जिस तरीके से उसको निगलेक्ट किया गया, या इन सब स्टेट को निगलेक्ट किया जाता है, ये बहुत ही चिंताजनक है। तो अब उस पर बात हो, उस पर डिस्कशन हो, और ये जो फालतू फालतू के टॉपिक को लेकर 24 आवर्स जो चल रही हैं चीजें, उससे बेहतर है कि इन सब चीजों का एक तार्किक हल खोजा जाए। भाई वो अपने ही देश का हिस्सा है, वहां कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक किए जाने की जरूरत है। देखिए जब इस तरीके का इतने बड़े स्तर पर वायलेंस होता है ना, तो वहां का जो सोशल फैब्रिक है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। ठीक है, और ये चूंकि दो कम्युनिटी की लड़ाई है, दो ट्राइब्स की लड़ाई है, तो ऐसे में इस पूरे जो सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक ताना बना है, इसको फिर जोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ बहुत ही संवेदनशील तरीके से काम किया जाने की जरूरत है। आगे क्या होना चाहिए, तो भाई आगे ये होना चाहिए कि ये जो सरकार थी इसका कार्यकाल 2027 तक था, तो तब तक राष्ट्रपति शासन ही रहने देना जाना चाहिए। अभी उस स्टेट को नए चुनाव में ढकेलने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति शासन 6 महीने का होता है, लेकिन 6 महीने के बाद आप एक्सटेंड कर सकते हो 6-6 महीना करके। तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, वहां पे प्रॉपर जितनी जरूरत हो एम्पल अमाउंट में आपको फोर्स भी भेजनी चाहिए, और जितना नेगोशिएशन हो सके, जितनी बातचीत हो सके, उससे करके चीजों को बेहतरी की स्थिति में
ले जाने की जरूरत है, जो कि हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार ऐसा करेगी और भारत सरकार ने ऐसे प्रयास जरूर कर रही होगी। तो ये मणिपुर की बात थी। अगली बात हम करेंगे तो भाई इकोनॉमी से एक बड़ी अच्छी खबर आई है और जनवरी में दो अच्छी खबरें आई हैं। एक तो जो हमारा होलसेल प्राइस रेट है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं WPI, थोक महंगाई दर, वो कम हो गया है, वो 2.31% हो गया, जो कि इसके पहले दिसंबर में 2.37% था। तो ये अच्छी खबर है। प्लस इसमें जो इसको अगर ब्रेक डाउन करके देखेंगे तो इसमें जो लोगों के आम लोगों की चीजें, खाने की चीजें हैं, जो कुछ जरूरी सामान खरीदने की चीजें हैं, जो खाद्य की वस्तुएं हैं, उसके दाम कम हुए हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ पिछले क्वार्टर में, जो 5.4 तक चला गया, ऐसे में अगर महंगाई दर थोड़ी कम होती है तो लोगों का जो आउट पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो लोगों का बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, उस खर्च में कमी आएगी। और ये कमी आने से क्या होता है, फिर लोग परचेज करते हैं फिर और सारी चीज, चाहे वो गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, तो इससे इकोनॉमी का पहिया और ऊपर की तरफ जाता है। इसी से जुड़ा हुआ जो अगला जो अच्छी खबर थी कि जो 4 व्हीलर बिक्री है, वो जनवरी में अब तक के किसी एक महीने में बिक्री की गई कारों के सबसे ज्यादा हो गया है। ये एक तरीके से रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मात्रा में कारें बिकी हैं। 3,99,000 से थोड़ी ज्यादा है, जो कि पिछले जनवरी के महीने में बिकी गई कारों से 1.86% ज्यादा है। तो ये आपको दिखाता है कि इकोनॉमी ठीक काम कर रही है, मिडिल क्लास चीजों को परचेज कर रहा है। और ये आपको रिफ्लेक्ट होगा जो Q3 या फाइनल जो हमें GDP के आंकड़े देखने को मिलेंगे, वो थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि पिछला क्वार्टर और उसका पिछला क्वार्टर उतना आशावादी नहीं रहा, बहुत निराशाजनक हमें देखने को मिला। अगली खबर इन्वायरमेंट से। प्लीज इस खबर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मेरे और आपके लिए और हम सबके लिए। और मजे की बात है, इस पर ध्यान ना आपका है, ना हमारा है, ना मीडिया का है, ना सरकार का है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसमें कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक रिपोर्ट आई है अभी, जिसने मतलब जितने भी मौसम वैज्ञानिक है उन सबको एक तरीके से चौंका दिया और वो सब चिंता में हो गए हैं। दरअसल हमारा जो दिसंबर जनवरी का महीना रहा, वो सबसे ज्यादा गर्म रहा। इस समय जो एवरेज टेम्परेचर 1.75 डिग्री चला गया, जो कि 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब उससे कम रखने का प्रयास पूरी दुनिया में हो रहा है। और इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह तब गया है जब ला नीना, जो कि एक नेचुरल फेनोमेना है, मैं बताता हूं क्या होता है, वो ठीक रहने के बाद भी टेम्परेचर एक तरीके से इंक्रीज हो गया है। दरअसल ला नीना और एल नीना दो नेचुरल फेनोमेना होते हैं। मैं मोटे तौर पर समझा देता हूं, क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास आप अच्छे से समझ सकते हैं। ला नीना और एल नीनो में अगर एल नीनो आता है तो उससे क्या होता है, ये जो प्रशांत महासागर है, पेरू का जो देश है, पेरू दक्षिणी अमेरिका का, वहां पे ये घटनाएं होती हैं। तो अगर एल नीनो आता है तो हमारे वहां सूखा पड़ता है, अगर ला नीना आता है तो हमारे वहां मानसून अच्छा होता है, बारिश होती है। प्लस ला नीना अगर अच्छा रहता है तो हमारा जो विंटर सेशन रहता है, वहां टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, मतलब टेम्परेचर जितना पड़ना चाहिए उतना पड़ता है। लेकिन इस बार चूंकि ला नीना ठीक रहा, फिर भी हमारे वहां टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ जितना कम होना चाहिए। विशेष तौर से दिल्ली NCR के इलाकों में टेम्परेचर, चूंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट है, टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है। इस बार टेम्परेचर उतना नीचे नहीं गया। तो ये बहुत चिंता वाली बात है कि भाई लानीना काम कर रहा है, फिर ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, उनका इफेक्ट अब इतना ज्यादा बढ़ गया है, कार्बन एमिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ला नीना जो एक नेचुरल फेनोमेना है, वो भी काम करना बंद कर रहा है। तो इससे क्या होगा, अब ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि इस वर्ष भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, मतलब एक तरीके से भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। और अगर इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये कितना बड़ा डिवास्टेटिंग हो सकता है, कितना बड़ा ये मतलब खतरा है और कितना ये विनाश कर सकता है, इसका अंदाजा मैं और आप लगा भी नहीं सकते। क्योंकि भारत का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जो हिमालयन रेंज, डिजास्टर को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वहां पे ग्लेशियर है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा और ग्लेशियर पिघला तो फिर वाटर लेवल जो ओशियन का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उससे कितनी बड़ी तबाही मच सकती है, ये आप सोच के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है कि हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड है पर सबसे कम बातें हो रही हैं। पर इसको लेकर के कुछ लोग हैं जो बहुत संजीदगी से बात कर रहे हैं, तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। और इसी के तहत जो सार्थक गोस्वामी, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, सार्थक गोस्वामी का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे उन्होंने, जो आचार्य प्रशांत है, जो कि वेल नोन चेहरे हैं, उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत अच्छी डिस्कशन की है और बहुत साधारण भाषा में बताने की कोशिश की है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट है, उससे कैसे
बचा जा सकता है, हमें क्या अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। तो प्लीज उनका ये चैनल जाकर के इस चैनल पे ये जो शो है उसको जरूर देखें। देखिए वैसे भी क्लाइमेट को लेकर के हमारे देश में बहुत कम बात होती है, मीडिया में तो लगभग नेग्लिजिबल बातें होती हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इन सब टॉपिक पे बात करे तो प्लीज उसको देखा कि इस तरीके के विषय पे वीडियो बनाने में एक तो ठीक ठाक पैसे लगते हैं, प्लस बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। और ऐसे में अगर इसको लोग देखेंगे नहीं तो ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे क्रिएटर आपको मतलब मोटिवेट होते हुए नहीं दिखेंगे जो इन सब टॉपिक पे फिर वीडियो बनाए और आप तक जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाए। फिर सब उसी भेड़ चाल में लग जाएंगे कि गाली दो या फिर कुछ ऐसी वाहियात चीजें करो जिससे तुरंत अटेंशन मिल जाए, व्यूज मिल जाए, कौन इतनी मेहनत करने जाए। और ऐसे में भी कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, पूरी रिसर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि सार्थक गोस्वामी है या फिर और भी बहुत सारे चैनल है जिसको आप बेशक जानते होंगे, आप उसको देखा कीजिए। आप बेशक इस चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए पर ये सब शो जरूर देखा कीजिए। इससे क्या होता है कि इस तरह के कंटेंट क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है, व्यूज मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, फिर ये लोग और मोटिवेट होते हैं ये सब जो जरूरी विषय है उस पर कंटेंट बनाने के लिए। तो इन्वायरमेंट को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, प्लीज जाके इनका शो देखिए और इस तरह के कंटेंट को जरूर प्रमोट कीजिए। और ये किसी तरीके का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूं, लेकिन चूंकि जब मैं देखता हूं कि यूट्यूब पे कितनी वाहियात चीजें हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो वास्तव में मन करता है कि इन सब चीजों को प्रमोट किया जाए। तो प्लीज जाके देखिए। बात है फिल्मी दुनिया को लेकर, देखिए ये कोई रिव्यू चैनल नहीं है, मैं फिल्मों को रिव्यू नहीं करता हूं क्योंकि उसके नुआंसेस, उसके जो एस्पेक्ट है वो मैं बिल्कुल अच्छे से समझता नहीं हूं, तो वो मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी एक ट्रेलर आया है द डिप्लोमेट नाम से जिसमें जॉन अब्राहम मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है, शरीफ हाशमी है, कुमुद मिश्रा है, ये लोग है उसमें। 2 मिनट 49 सेकंड का ये पूरा ट्रेलर है और वो ट्रेलर बहुत मजेदार लग रहा है। मतलब इसमें ओवर द लाइन या फिर लार्जर देन द लाइफ चीजें दिखाने से बचते हुए नजर आए हैं डायरेक्टर, और शायद जो एक्चुअल नुआंसेस होते हैं, जो एक्चुअल कैरिकेचर होता है एक तरीके से एक डिप्लोमेट के जीवन का, वो दिखाने का कोशिश किया गया है। तो शायद ये फिल्म देखने में मजा आए, कुछ रियलिस्टिक हमें एहसास हो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया शिवम नायर ने। शिवम नायर इसके पहले अब उनका बहुत ज्यादा फिल्मोग्राफी नहीं रहा है, लेकिन 2006 में इनकी आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर आई थी जो ठीक ठाक थी, लेकिन इन्होंने कुछ अच्छी फिल्में बनाई है जैसे कि नाम शबाना, स्पेशल ऑप्स। ये चीजें फिल्में थोड़ी सी ये भरोसा देती हैं कि इस विषय पे इनको फिल्म बनाने का अनुभव है। तो देखते हैं कि ये फिल्म कैसे टर्न आउट होती है। 7 मार्च को शायद रिलीज होगी, तो हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फिल्म में हमें कुछ ओरिजिनल चीजें देखने को मिले, एक्चुअल डिप्लोमेट कैसे काम करते हैं, वो सारे जो स्पेसिफिकेशन है वो देखने को मिले, उसकी गहराई हमें समझ में आए। सामान्यतः हम जैसा ट्रेलर देखते हैं फिल्में उससे थोड़ी अलग होती हैं और डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगता है, विशेष तौर से बॉलीवुड की फिल्मों में। मतलब पिछले कई सालों से तो मेरा अनुभव यही रहा है। खैर फिल्म कैसी बनती है, ट्रेलर तो मुझे ठीक लग रहा है, बाकी आपकी जो भी राय हो बताइएगा। तो ये दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट जो खबरें थी मेरे पास, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो इस तरीके के अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट में खबरें देखना चाहते हैं, डिटेल में देखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।